मेरा नाम श्रिया है। ये आपको एक मामूली सा नाम लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये पूरे 5 सपनों की वजह था। मेरे 5 भाई, मेरे 5 रखवाले, 5 आशीर्वाद जो हर वक्त मेरे साथ रहते थे। मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। पूरे परिवार में सबकी आंखों का तारा थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ सिर्फ मेरे भाई थे। मेरे घर में मुझे किसी चीज़ पर रोक-टोक नहीं की गई थी। मेरे नखरे, मेरी ज़िद, मेरे सपने सबको मेरे भाइयों ने इतनी अहमियत दी थी जैसे वो उनको अपने दिल की धड़कन समझते हों। बचपन से लेकर आज तक एक बात जो मैंने कभी नहीं सुनी थी वो नहीं शब्द था। जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया, जो मैंने सोचा वो पूरा हो गया। पढ़ाई हो, कपड़े हो या छोटी छोटी ख्वाहिशें हों, मेरे भाइयों ने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया था कि मैं एक लड़की हूँ या बेटी हूँ। वो कहते थे कि हमारी बहन हमारी इज्जत है और हम उसका मान कभी नहीं टूटने देंगे। मम्मी कभी-कभी कहती थी कि श्रिया, तुम बहुत भागो वाली हो, 5-5 भाई तुम्हारे सर का साया हैं। मैं उनकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा देती थी। शायद वो सही कहती थीं, लेकिन सच कहूँ तो मेरी दुनिया बस वही थी, मेरा घर, मेरे भाई और उनकी खुशी। मेरे सारे भैया बहुत ही मजबूत और उसूलों वाले नहीं थे, लेकिन पापा का कुछ और ही मुकाम था। उनके उसूल वक्त से भी ज्यादा सख्त थे। अक्सर पापा कहते थे कि बेटी वही जो पिता की इज्जत बने, और अगर कभी जुबान पर भी लाई कि किसी को पसंद करती है तो समझ लेना कि वही दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मुझे याद है, एक बार कॉलेज में एक लड़का मुझे रास्ते में देखकर हेलो बोल बैठा था। मेरे तीसरे नंबर वाले नवीन भैया ने फौरन अगले दिन कॉलेज जाकर उस लड़के को ऐसा सबक सिखाया था कि वो दोबारा उस तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सका। उस दिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन मेरी आंखों में जो आंसू थे वो सिर्फ डर के नहीं थे, उस मोहब्बत के भी थे जो मेरे भाइयों ने मुझ पर निछावर कर दी थी। मैं अपने रूटीन के कामों में बिजी थी, लेकिन अंदर से एक नई दुनिया मेरे अंदर बन रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां मैं अपने नए घर को अपनाने जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन पापा का वो शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगा, जो बचपन से मेरे अंदर बैठा हुआ था, कि जिस दिन तुमने किसी लड़के का नाम लिया वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ये शब्द कोई धमकी नहीं थे, ये एक उसूल था जो हमारे परिवार के उसूलों से जुड़ा हुआ था। मेरे पापा ने जिंदगी गुजारने के उसूल पत्थरों पर खोद रखे थे। वो न कभी लचक दिखाते थे, न जज्बात में बहते थे। उनके लिए इज्जत और गैरत सबसे ऊपर थी। ये शब्द सुनकर मैं अक्सर सोचती थी, अगर कभी दिल में किसी का नाम आ भी गया तो क्या मैं बोल सकूंगी? और हर बार यही जवाब आता था, नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकूंगी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे कभी किसी से लगाव नहीं हुआ था। शायद मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई थी शायद मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई थी कि मैंने सपने देखने से ज्यादा सच्चाई जीने को अहमियत दी थी। जब किसी लड़की का जिक्र होता जो मोहब्बत में माता पिता को छोड़कर चली गई हो, तो मेरे भाइयों के चेहरे सख्त हो जाते थे और पापा का तो रंग ही बदल जाता था। वो कहते थे कि ऐसी बेटियां जमीन में दफना देना ही बेहतर होता है। ऐसे माहौल में पली हुई लड़की के दिल की बात जुबा पर लाना मुमकिन ही नहीं था। एक दिन मम्मी मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर सीरियसनेस थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ी है। लड़के का नाम उमंग है। लड़का बिजनेस करता है और देहरादून में रहता है। उसकी 3 बहनें हैं, खुद इकलौता है। माँ है, पिता नहीं है। मैंने नजर झुकाई और सिर्फ इतना कहा कि जी मम्मी, जैसा आप लोग बेहतर समझो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि हमने सब परख लिया है बेटी। माँ बेटे के साथ रहती है, बहनें शादीशुदा हैं, लेकिन कभी कभी अपने मायके आती जाती हैं। तुम्हारे लिए आराम का माहौल होगा। मेरे अंदर जैसे हल्की सी हिचकिचाहट थी, लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दी थी। मैं जानती थी कि मेरे लिए फैसला हो चुका है। पापा ने सबसे पहले फाइनेंशियल हालात देखे थे, फिर लड़के की इज्जत और परिवार की शोहरत, और जब उन्हें तसल्ली हो गई तो फिर शादी की तारीख तय हो गई थी। शाम को सब भाई ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। बड़े भैया को सब लोग बता रहे थे कि लड़के का अपना बिजनेस है, गाड़ियां खरीदने बेचने का, अच्छी कमाई कर लेता है। देहरादून में 2 प्लॉट हैं, इकलौता है, सब कुछ उसी का है। छोटे भैया अमन ने मजाक में कहा, फिर तो श्रिया सच में रानी बनकर जाएगी। सब हंसने लगे थे। मैं किचन के दरवाजे से ये सब कुछ सुन रही थी और बस खामोशी से चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया था। मेरे लिए वो हंसी कुछ अजीब थी, जैसे सब कुछ खुशनुमा लग रहा था, लेकिन कोई धुंध सी आंखों के सामने थी। मम्मी ने मुझे अमन की फोटो दिखाई थी,
लंबा कद, साफ रंग, सिंपल कपड़े। मैंने बस सर हिला दिया था। न कोई सपना सजाया था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मेरे लिए सब कुछ एक जिम्मेदारी जैसा था, जिसे मैं खुशी से निभाने को तैयार थी। मम्मी ने बताया कि उमंग की बहनें उसके बहुत क्लोज हैं। उनका कहना था कि हमारी भाभी हमारी छोटी बहन के जैसी होगी। ये बात सुनकर मम्मी ने सोचा कि चलो अच्छा रिश्ता है, घर वाले भी खुश मिजाज हैं। लेकिन मेरे पापा ने एक शब्द कहा था जिस पर सब खामोश हो गए थे। पापा ने कहा था कि लड़का इकलौता बेटा है, दौलत उसके पास है, लेकिन बहनें 3 हैं। बेटे से बढ़कर बहनें घर की माँ बन जाती हैं। बेटियों का साया कभी हल्का नहीं होता, अगर सलीके वाली ना हो तो। बेटे की जिंदगी उनके हाथ में खिलौना बन जाती है। ये बात पापा ने जोर से नहीं कही थी, लेकिन वहीं बैठे भाइयों ने समझ लिया था कि पापा की आंखों में थोड़ा सा शक जरूर है। उसी दौरान मोहल्ले की एक आंटी, जो हर बात की जड़ निकालने में माहिर थी, हमारी गली में किसी से बोल रही थी कि उमंग की बहनें भाभी को कभी खुलकर सांस नहीं लेने देंगी। माँ खुद बहुत चालाक है, बेचारी श्रेया को शायद वहां संभलने में वक्त लगेगा। मम्मी ने ये बात सुनी थी, लेकिन दिल पर नहीं ली थी। वो कहने लगी कि जब पति का साथ हो तो सब कुछ सफल हो जाता है। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर उमंग सच में वैसा ही है जैसा सब बता रहे हैं, तो मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगी। अगले दिन पापा ने मुझे पास बुलाकर कहा कि श्रेया, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, हमें शर्मिंदा मत करना। मैंने उनकी तरफ देखा, जहां वही सख्ती थी, वही सीरियसनेस थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी। उनकी आंखों में मैंने उनकी बात का जवाब सिर्फ एक शब्द में दिया, पापा, मुझे आप सबकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। और वो लम्हा मेरे लिए सबसे अहम था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर जा रही है। रास्ते नरम हों, कांटे से भरे हों, मगर चलना मुझे ही था। और मेरे कदमों में सिर्फ एक चीज थी, खामोशी और अपने माता पिता के कहने पर करने वाली शादी। शादी की तैयारी सादगी के साथ हो रही थी, मगर सब लोग बहुत खुश थे। मेरे भाइयों ने अपनी बहन की विदाई ऐसे की थी जैसे कोई खजाना किसी गरीब इंसान के हवाले कर दिया जाता है। शादी की रस्में हो रही थी तो मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर दिल में सुकून भी था। मेरे पति की नजरें झुकी हुई थी और उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। विदाई के समय मेरे चौथे नंबर वाले भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि हमने तुम्हें बहुत संभाल कर रखा है श्रेया, अब तुम्हें खुद अपने लिए संभलना होगा। मैं खामोश रही, बस इतना कहा कि भैया, मुझे आशीर्वाद देना, बस आशीर्वाद। मेरे पति का घर मेरे लिए नया था, इसलिए हर सहूलियत मौजूद थी। उनकी 3 बहनें थीं और उमंग थे। पहली नज़र में सब बहुत मोहब्बत से मेरे साथ पेश आए थे। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि बहू नहीं, इस घर की रौनक हो तुम। छोटी नंद प्रगति बहुत ही बातें करने वाली थी, मुझसे लिपट गई और कहने लगी, भाभी, अब आप आ गई हो, अब ये घर तुम्हारा हुआ। सब कुछ खुशगवार लग रहा था। शादी के शुरू के दिन उमंग सच में वैसे ही थे जैसा बताया गया था। नरम बिहेवियर के ख्याल रखने वाले, बात बात पर हालचाल पूछने वाले। रात को हम देर तक बैठे रहते थे, छोटी छोटी बातें, मामूली सी हंसी। और मेरे पति का कहना था कि श्रेया, तुम बिल्कुल मेरे दिल की बात हो। लेकिन शायद यही बात ज्यादा देर तक दिल में नहीं रही। पहला महीना बहुत आराम से गुजर गया था। मेरे ससुराल के सारे ही मेंबर बहुत खुश और अच्छे बिहेवियर के थे, लेकिन वक्त के साथ उनके बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो गया था। छोटी नंद बातों में नजर बदलने लगी थी, मुस्कुराहटें धुंधली होने लगी थी। एक दिन मैंने किचन में चाय का कप ट्रे में रखकर नंदों के पास भेजा। प्रगति ने कहा कि भाभी, जरा दूध थोड़ा कम डालती हैं, मम्मी को पसंद नहीं है। मैंने फौरन ही माफी मांगी और कहा कि अगली बार ख्याल रखूंगी। कुछ दिन के बाद मेरी सास के सर में दर्द हुआ। मैंने हल्दी वाला दूध दिया। प्रगति ने मम्मी जी के कान में कहा कि पहले ही दिन से डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगी है। उसी वक्त उमंग जब घर आए तो प्रगति ने हंसते हुए कहा कि भाभी ने आज मम्मी को दवाई दी, लगता है डॉक्टर बनने का शौक था। मेरे पति ने हंसते हुए कहा कि अच्छा है, मुफ्त में इलाज मिलेगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया था, मगर दिल में एक चुभन सी उतर गई थी। कुछ दिन बाद घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। मैंने अपने हाथ से खाना बनाया, सबने खाना खाया और तारीफ भी की। लेकिन बाद में प्रगति ने मेरे पति के सामने कहा कि भाभी ने नमक ज्यादा डाल दिया था। लेकिन मेहमानों के सामने हमने कुछ नहीं कहा। मेरे पति ने सीरियस होकर कहा कि श्रेया, ध्यान रखा करो, सब तुम्हारे बारे में बातें बना रहे थे। मैं खामोश हो गई थी। मैंने ध्यान दिया था, लेकिन शायद मेरे ध्यान से ज्यादा किसी और की बातें असर कर गई थी। दूसरी नंद काजल
अक्सर किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाती थी। एक दिन मेरी अलमारी के कपड़ों पर उंगली फेरते हुए कहने लगी कि कितने सिंपल से कपड़े हैं, हमारे भाई की बीवी हो, कुछ स्टाइल दिखाया करो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मेरे भाइयों ने मुझे सादगी सिखाई है। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये सादगी तुम्हें देर तक यहाँ टिका नहीं पाएगी। मैं कुछ नहीं बोली थी। मेरे पति ने धीरे धीरे मुझसे बातें कम करनी शुरू कर दी थी। वो आते थे, थोड़ा सा टीवी देखते थे और फिर सोने चले जाते थे। मैं कोशिश करती थी कि उनसे बातचीत हो जाए, कुछ लम्हे साथ गुजार लें, लेकिन उनका ध्यान बंटने लगा था। एक दिन जब वो ऑफिस से आए तो प्रगति ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया था और कहा कि भाभी ने मम्मी को आज 2 बार काम के लिए आवाज दी थी, हालांकि वो आराम कर रही थी। मेरे पति सीधा कमरे में आए और थोड़े सख्त शब्दों में कहने लगे कि तुम्हें कोई तकलीफ है जो मेरी मम्मी को बार बार बुलाती हो। मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, उमंग, मैंने सिर्फ एक बार कहा था पानी के लिए और वो खुद गई थी। वो खामोश रहे और फिर बाहर चले गए। उन लम्हों में मैंने महसूस किया था कि मोहब्बत जो शुरू में थी वो अब शक में बदलने लगी थी। उमंग के व्यवहार और उनकी बातों के असर में आकर बदलाव हो रहा था। वो सवाल करने लगे थे, सफाई मांगने लगे थे, जिन बातों की कोई हकीकत नहीं थी। एक शाम जब मैं चाय बना रही थी, सास किचन में आ गई, मुझे देखा और कहने लगी, अपने घर में जैसे मर्जी करती थी, लेकिन यहाँ वैसा नहीं चलेगा। यहाँ हर काम तरीके से करना होगा। मैंने इज्जत से कहा, जी मम्मी जी, आप सिखाएंगी तो मैं सीख लूंगी। उन्होंने कहा कि सीखने का समय शादी से पहले होता है, शादी के बाद तो बस बर्दाश्त करना सीखो। उस रात में काफी देर तक जागती रही थी। कमरे की खामोशी में मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे और बाहर की धीमी बातें मुझे बहुत कुछ समझा गई थी। और मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि जिंदगी वो नहीं होती जो तस्वीर में दिखाई देती है। हकीकत हमेशा उसके पीछे छुपी होती है और मैं शायद अब इस हकीकत का सामना करने जा रही थी। एक दिन उमंग ने कहा कि आज मुझे साउथ इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ स्पेशल बनाओ। ये हफ्ता बहुत थका देने वाला था। मैं बहुत खुश हो गई थी। काफी समय के बाद उनकी जुबान से उनके लिए फरमाइश सुनी थी। मैंने किचन साफ किया और जल्दी जल्दी उनकी पसंद का खाना बनाने लगी। ध्यान से सब कुछ निकाला था। खाना तैयार ही कर रही थी कि सास किचन में आ गई और कहने लगी, क्या खुशबू फैलाई हुई है तुमने? इतना कुछ खुद खाने का इरादा है क्या? मैंने धीमे शब्दों में जवाब दिया कि उमंग ने कहा था कि उन्हें साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है, इसलिए आज उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। उनके माथे पर तो जैसे तेवर आ गए थे। उन्होंने कहा, तुमने मेरे बेटे का नाम ले लिया तो हर बात ठीक हो जाएगी क्या? खुद का दिल कर रहा था, सच सच बताओ, है ना? मैं खामोश हो गई थी। कुछ बोलने का फायदा नहीं था। जब मैं कमरे में चली गई तो प्रगति चुपके से किचन में आई। बाद में मुझे कुछ अजीब सा लगा जब खाने की खुशबू में एक तीखापन आ गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया। रात को जब उमंग आए, मैंने खाने की टेबल पर सब कुछ सजा दिया था। वो बैठे और जैसे ही उन्होंने खाना टेस्ट किया तो अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, क्या बकवास है ये? वो चीखे तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ है? उन्होंने कहा, खाने में इतना नमक? तुम्हें खाना नहीं बनाना आता क्या? तुमने जिंदगी में किचन में कभी कदम भी रखा था या बस बैठकर खाने की आदत है? मैंने हिम्मत करके कहा कि मैंने बहुत ध्यान से खाना बनाया था, मुझे नहीं पता नमक कैसे तेज हो गया। उन्होंने हाथ से प्लेट पर जोर से हाथ मारा और कहने लगे कि खामोश रहो, सफाई मत दो, बस बेअक्ली पर शर्म किया करो। मेरे दोस्तों की पत्नियां इतनी इंटेलिजेंट है और एक तुम हो जो नमक तक का आइडिया नहीं लगा सकती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने आंसू बाहर नहीं आने दिए। पहली बार वो मुझ पर चिल्लाए थे, लेकिन उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे सारा घर मुझ पर हंस रहा हो। प्रगति ने नरम शब्दों में कहा कि भैया, आप गुस्सा मत करो। पहली बार कुछ बड़ा बनाने की कोशिश की है भाभी ने, गलती हो गई है उनसे। मैंने उसकी तरफ देखा। वो शर्मिंदगी का दिखावा अपने चेहरे पर सजाए बैठी थी। मेरी नज़र उसके हाथ पर गई, जहां से मुझे सांभर की खुशबू महसूस हो रही थी। शायद उसी ने कुछ किया था। अगले दिन सुबह में नाश्ता बनाने लगी तो सास ने सर पर खड़े होकर कहना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ तो नाश्ते में पराठा कैसे बनता है? तुम्हारी तरह कच्चे नहीं होते, दही भी फेंटा नहीं, बस रखा हुआ था। मैंने कहा, मैं आज से पहले दही में चीनी डालती थी, शायद आपको पसंद नहीं आई हो। उन्होंने कहा कि तुम हर बात में अपनी मर्जी चलाओगी। वो गुस्से में बोले थी कि ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ वही चलेगा जो हम कहेंगे। दोपहर को मंग ने मोबाइल पर एक क्लिप दिखाई।
देखो, ये मेरे कलीग की पत्नी है, कितनी समझदार और सलीकेमंद है और कितने तरीके से बात करती है। हर पोस्ट में अपने पति की तारीफ करती है। तुमने आज तक कुछ बोला है मेरे लिए? मैंने बस नजर नीचे रखी थी। मैं क्या कहती? उमंग के बदलते हुए व्यवहार को समझने में देर नहीं लगी थी, लेकिन अब हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे थे। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि घर का सुकून मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगा था। मेरी दोनों बड़ी नंदे जो शादीशुदा थीं, हफ्ते में 2 बार नहीं, अब तो हर दूसरे तीसरे दिन अपने बच्चों समेत आ जाती थी। शुरू शुरू में तो मैंने यही सोचा था कि शायद बहन भाई का प्यार है, कुछ दिन के बाद चली जाएंगी। लेकिन ये कुछ दिन महीनों में बदलने लगे थे। उनके बच्चे घर आते ही मेरा कमरा जंग का मैदान बना देते थे। कभी कोई खिलौना बिखेर देता, तो कभी कोई दूध गिरा देता, कभी कोई वॉशरूम की लाइट ऑन रखकर भाग जाता। सारा दिन एक के पीछे भागती, दूसरे को चुप करवाती, तीसरे को खाना खिलाती और नंदे आराम से सोफे पर बैठकर चाय का ऑर्डर दिया करती थी। एक दिन काजल ने आकर कहा कि भाभी, बड़े बेटे के मोजे नहीं मिल रहे, जरा कमरे में देख लो। मैंने कहा कि आपका बेटा दोपहर से मेरा कमरा उलट पुलट कर रहा है, शायद वहीं कहीं होंगे। उन्होंने ताना देते अंदाज में हंसी के साथ कहा, ओहो, बच्चे भी अब आपके उसूलों पर चलेंगे क्या? नंद के बच्चे हैं तो बर्दाश्त करना सीखो। उसी दिन शाम को जब सब बैठे थे, बड़ी नंद ने मेरे पति से कहा कि भाभी के तौर तरीके तो कुछ अलग ही हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि भैया को अब हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं। उमंग ने सीरियस होकर मेरी तरफ देखा। कुछ बोले नहीं, मगर वो खामोशी में बहुत कुछ कह गए थे। अगले दिन मैं नाश्ता बनाने में बिजी थी कि मम्मी जी ने आवाज़ लगाई, श्रेया, मेहमान आए हुए हैं, चाय और बिस्किट ले आओ। मैंने जल्दी जल्दी ट्रे में सब कुछ रखा और ले गई। अभी मैं रख ही रही थी कि नंद का बेटा ट्रे में हाथ मारकर चला गया। चाय का कप कालीन पर गिर गया था। मेरी सास ने गुस्से में कहा, बस यही देखना रह गया था, मेहमानों के सामने बेइज्जती करवा दी। मैंने कहा, मम्मी जी बच्चा था। उन्होंने कहा कि चुप रहो, हर बात का बहाना मत बनाया करो। कुछ देर के बाद सबसे बड़ी नंद सविता ने अपने बच्चों की स्कूल की ड्रेस धोने को कहा। मैंने धीमे शब्दों में कहा, आज मैंने घर के सारे कपड़े धो लिए हैं, कल धो दूंगी। वो तेज आवाज में कहने लगी कि भाभी बनकर आई हो या नौकरानी, ये सब कुछ तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। उमंग कमरे में आए तो सविता ने फौरन शिकायत कर दी थी कि भाभी तो हमें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करती, कपड़े धोने से भी इनकार कर रही है। उमंग ने मुझे देखा और कहने लगे, तुमने ये सब किया है? मैंने कहा, मैंने इनकार नहीं किया था, सिर्फ कल धोने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, तुम हर बार किसी न किसी बात से अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती हो। एक दिन बच्चों ने मेरा मेकअप का डब्बा खोल दिया था, लिपस्टिक टूट गई थी, बेस बिखर गया था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये चीज़ बहुत महंगी होती है, बच्चों को रोक लिया करो। काजल ने बात पकड़ ली और कहने लगी, बच्चों की क्या गलती है? सही बात तो यह है कि भाभी को हम सबके आने से तकलीफ होती है। उस दिन रात को मेरे पति ने सख्त शब्दों में कहा, अगर तुम्हें मेरी बहनों से प्रॉब्लम है तो साफ बता देता हूँ, छोटी छोटी शिकायतें तुम्हें और भी छोटा कर रही हैं। मेरे पास शब्द नहीं थे, सिर्फ ये कहने को मन कर रहा था कि छोटा तो मैं कब की हो चुकी हूँ, इस घर में किसी को बड़ा तो तुमने रहने ही नहीं दिया। सास और नंदे अक्सर रात को बैठकर चाय पीती थी और बातें करते हुए हंसती थी। एक दिन मैंने सुना कि कल देखना, उमंग से कहूंगी कि श्रेया को कहे कि बेडशीट धोए, तुम्हारी पत्नी काम से बहाना करके बचती है, लेकिन हम तो जानते हैं। सविता हंसी और कहने लगी, भाई हमारी बातों पर तो यकीन करता है, जो कहेंगे वही मानेगा। प्रगति ने धीरे से कहा, बस एक बार फिर से उसे जलील किया तो वो खुद ही ससुराल को बुरा कहना शुरू कर देगी, तब देखेंगे कि उमंग का क्या फैसला होगा। मैंने सब कुछ सुना तो मन किया कि अपने पति को ये सब बता दूं, मगर मैं जानती थी कि वो यकीन नहीं करेंगे। एक दिन बच्चों ने फ्लावर पॉट तोड़ दिया। मैंने झाड़ू लगा दिया और शीशे समेटने लगी। सास ने कहा, तुम्हें क्या जल्दी है, साफ करो लेकिन बच्चों पर नजर रखो। शीशे से पैर कट गया तो इसकी जिम्मेदार भी तुम होगी। मैंने पलटकर नहीं देखा, बस झाड़ू चलाती रही और दिल में एक और जख्म लिख गया था। उमंग अब सिर्फ पति नहीं रहे थे, वो एक जज बन चुके थे। हर बात पर फैसला सुना दिया करते थे, बिना सुने बिना समझे। और मेरे हर दिन की मेहनत, हर सेवा सिर्फ एक ताना बनकर मेरे सामने लौटती थी। मेरी जिंदगी अब सेवा से बेइज्जती का सफर बन चुकी थी और मैं बस ये सोचती रह जाती थी कि आखिर मैं कहाँ गलत हो गई। सुबह का समय था, घर के सारे मेंबर जाग चुके थे। प्रगति अपनी बहनों के बच्चों के लिए पराठे बनाने को कह चुकी थी और सास पहले ही मंदिर में जाकर प्रार्थना करने के लिए बैठ गई थी।
मैं किचन में खड़ी थी, हाथ चलाती रही। हाथ चल रहे थे, दिमाग कहीं और भटक रहा था। जिस दिन से मेरे साथ जुल्मों का ये सिलसिला शुरू हुआ था, उस दिन से एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें मैंने दिल से प्रार्थना न की हो कि शायद आज का दिन अलग हो, लेकिन हर दिन कल से ज्यादा सख्त निकलता था। पिछले हफ्ते जब नंद के छोटे बेटे का बर्थडे आया था, तो काजल ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि भाभी सारी तैयारी आप करोगी, हम तो मेहमान बनकर आए हैं। मैंने थके हुए शब्दों में कहा था कि ठीक है, आप बता देना कि क्या क्या रखना है। काजल ने मुस्कुराकर कहा था कि आपको भी तो सीखना है हमारे बच्चों से जुड़ने का तरीका। मैंने खाने में काफी सारे व्यंजन बनाए थे और हर काम खुद किया था। उमंग ने केक का पहला टुकड़ा अपने भांजे को दिया, फिर सब मेहमानों के साथ बैठकर फोटो खिंचवाई। मेरी तरफ उन्होंने देखना भी पसंद नहीं किया। शाम को जब सारे मेहमान चले गए, तो किचन का मैदान मेरे हवाले कर दिया गया। प्रगति ने आकर बर्तनों की तरफ इशारा करके कहा, ये सब आप ही संभालोगी ना, आप तो घर की बहू हो। मैंने सर हिला दिया था। उसी रात कमरे में बैठी अपने हाथ को देखती रही। हाथ थके हुए थे, दिल बुझा हुआ था और यादें थीं। वो शब्द जो पापा ने विदाई के समय कहे थे, मेरे कानों में लगातार गूंज रहे थे। जिस घर जा रही हो, वहां से अर्थी ही उठनी चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, मेरे लिए एक ऐसी दीवार थी जिसके पास किसी को आवाज देना जुर्म था। इसलिए न मम्मी को कभी बताया, न भाइयों को। हर बार जब दिल चाहता कि फोन उठाऊं और भैया को सब कुछ बता दूं, बस एक बात दिमाग में आ जाती थी कि वो बर्दाश्त कर सकेंगे, क्या मैं उनके मान कर सर झुका सकूंगी। और इस तरह मैं खामोश रही। एक दिन शाम के समय उमंग घर आए। रोज की तरह प्रगति ने किचन के बाहर ही उन्हें रोककर शिकायत की थी कि भाभी ने आज मम्मी को दोपहर का खाना टाइम पर नहीं दिया। वो 2 घंटे तक भूखी बैठी रहीं। उमंग का चेहरा सख्त हो गया था। उन्होंने कहा, क्या ये सच है? उन्होंने मुझसे पूछा था। मैंने कहा, मम्मी सो रही थी, मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। उनके जागते ही मैंने उन्हें खाना दे दिया था। मेरे पति ने गुस्से से कहा कि तुम्हें फैसला करने का हक किसने दिया है कि तुम अपनी मर्जी से घर चला रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। उसी रात सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और मैं गर्मी में खाना तैयार कर रही थी। खाने में नमक थोड़ा कम रह गया था। मेरे पति ने पहला निवाला लेते ही चम्मच रख दिया और कहने लगे, तुमसे तो ये भी नहीं होता, रोज एक नया तमाशा लगा रहता है। मेरी माँ तुम्हें सारा दिन बर्दाश्त करती है और तुम हो के दिन में सिर्फ गलतियां करती रहती हो। सविता कहने लगी कि इसे ससुराल में रहना आता ही नहीं है। उमंग, तुम बस बर्दाश्त करते जा रहे हो। उमंग का चेहरा चिढ़ चुका था। उन्होंने कहा कि अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। वो बड़बड़ाते हुए उठकर चले गए थे। मैं सबके बीच बैठी नजर झुकाए रह गई थी। आखिरी निवाला हाथ में लिए जमीन की तरफ देखती रही। सबने खाना खत्म कर लिया था, बर्तन उठाए, लेकिन दिल में एक टूट फूट सी शुरू हो गई थी। कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से आंसू निकलने को थे, मगर अब तो रोना भी कमजोर होने की पहचान लगने लगा था। हर दिन एक ही नजर, एक ही डांट और एक ही इल्जाम। कुछ नया नहीं होता था, बस सच्चाई को और ज्यादा छुपाना पड़ता था। कभी कभी मैं अलमारी खोलती, 2-3 साड़ियां निकालती जो भाइयों ने शादी पर दिल से पसंद करके दी थी। उन्हें टच करते ही सबके चेहरे आंखों के सामने आ जाते थे। नवीन भैया की मुस्कुराहट, अमन भैया की शरारतें और पापा की सख्त नजरें। लेकिन ये सब सिर्फ यादें थीं। हकीकत में अब सिर्फ हुक्म चलते थे। आवाजें उठती थीं और मैं सिर्फ सर झुकाती थी। एक दिन प्रगति ने झाड़ू पकड़ाते हुए कहा कि आंगन साफ कर दो, बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहा, अभी खाने के बर्तन धो रही हूँ। वो कहने लगी कि पहले सफाई करो, बर्तन बाद में धोना, तुम्हारा काम है सब कुछ संभालना। मैंने झाड़ू उठाया। झुकते ही कमर में खिंचाव सा महसूस हुआ था। उस समय आंखों में आंसू आ गए थे। दर्द की शिद्दत से नहीं, बल्कि इस ख्याल से कि मेरे शरीर के साथ मेरी आत्मा भी थक चुकी है। और उस दिन मैं पहली बार सच में अंदर से हिल गई थी। न किसी बात पर बहस की, न सफाई दी, सिर्फ अपने आप से सवाल किया, आखिर मैं कब तक चुप रहूंगी। लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला था, क्योंकि अब तक तो मैं सिर्फ वही कर रही थी जो पापा के एक शब्द ने सिखाया था, सब्र। और ये सब्र अब एक परीक्षा बन चुका था, जिसमें कामयाबी का मतलब सिर्फ खामोशी था। सुबह के समय मौसम कुछ उदास सा था, शायद मेरी तबीयत की वजह से। पिछले कुछ दिनों से मुझे उल्टी और कमजोरी की शिकायत होने लगी थी। शुरू में लगा कि मामूली सी थकान की वजह से हो रहा है, शायद लगातार काम करने की वजह से हो रहा है, शायद शरीर थक चुका है।
लेकिन जब नाश्ता देखकर तबीयत बदलने लगी और आवाज़ सुनकर चक्कर आ गए, तो दिल में एक अंदेशा सा पैदा होने लगा। मैंने किसी को इस बारे में बताया नहीं था। कमरे में अकेले बैठकर खुद को संभाला, सोचा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन बिना इजाज़त के निकलना भी पॉसिबल नहीं था। उसी शाम उमंग काम से घर लौटे, तो वो रोज़ से थोड़े कम गुस्से में लगे। शायद उनका दिन ठीक गुजरा था। मैंने हिम्मत की और कहा कि उमंग, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। दिल घबराता है, भूख नहीं लगती, कमज़ोरी हो रही है। उमंग ने मोबाइल पर नज़र जमाकर कहा कि डॉक्टर को दिखा लो। फिर मेरी तरफ देखा। अगर तुम्हें सच में कुछ महसूस हो रहा है, तो कल मैं वक्त निकाल लेता हूँ। अगले दिन हम अस्पताल गए। इंतज़ार के लम्हे कुछ ज़्यादा कठिन थे। मेरी उंगलियां बार बार साड़ी के पल्लू के किनारे को मरोड़ रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर कहा कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो, तो मुझे लगा जैसे किसी ने बरसों पुराने जख्म पर मरहम रख दिया हो। मेरे पति का चेहरा पहली बार नरम पड़ा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, क्या सच में? फिर मुस्कुरा दिए। वो मुस्कुराहट मेरे लिए नहीं थी, भूली बिसरी नहीं थी, बल्कि उन दिनों में पहली बार देखी थी। घर वापसी पर उमंग खामोश थे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार नरम थी। शायद उनके अंदर कुछ बदल रहा था। दरवाजा खोलते ही प्रगति सामने आ गई और कहने लगी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? उमंग ने मामूली सा जवाब दिया था कि श्रेया माँ बनने वाली है। प्रगति की मुस्कुराहट फौरन ही फीकी पड़ गई थी। वो कहने लगी, ओहो अच्छा। मैं अंदर आ गई थी और पहली बार दिल में ये एहसास पैदा हुआ था कि शायद किस्मत ने मेरी सुन ली है। उमंग ने रात के खाने पर मुझसे पूछा, कुछ खास खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैंने इनकार में सर हिला दिया था। अभी तक कुछ खास नहीं, बस बहुत नींद आती है। अगले दिन मेरी सास ने चाय बनाते समय कहा, बहुत आराम कर लिया तुमने, सुबह से बिस्तर में हो। मैंने बताया कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट को कहा है, शुरुआत के दिनों में। काजल ने सुन लिया और हंसते हुए कहने लगी, अनोखा बच्चा पैदा होने वाला है तुम्हारा क्या? मैंने भी बच्चे पैदा सारा काम करते करते किए हैं, आखिरी दिन तक। उमंग कमरे में आया और मुझे बर्तन धोते हुए देखा तो फौरन आगे बढ़ गए। कहने लगे कि श्रेया, तुमसे मना किया था ना काम करने के लिए, तुम्हें बेड रेस्ट करना चाहिए। बेड रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना या आराम करना है, और अगर कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। मेरी सास दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रगति ने धीमे से कहा कि हम है ना, हम काम कर लेंगे भाभी। मैंने नजर उठाकर उसे देखा, लेकिन प्रगति की आंखों में खुशी के बजाय कुछ और था, जैसे वो कोई हिसाब लगा रही हो। एक शाम सविता के बेटे ने शोर मचा दिया। मैं कमरे में आराम कर रही थी। बाहर निकली तो सारा हंगामा मेरे नाम पर हो गया था। काजल ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें तो बस सोना है, बच्चे तो दीवारों पर चढ़ जाएंगे, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नरमी से जवाब दिया, मैं आराम कर रही थी, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। उमंग कमरे में आया आवाज सुनकर। काजल से कहने लगे कि क्या परेशानी है तुम्हें? तुम लोग मेहमान हो यहाँ पर, हर समय पर रोना डाले रखती हो। मेरी पत्नी बीमार है, उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ना, तुम्हें जरूरत है, बस हर समय हंगामा करती रहती हो। काजल कुछ समय के लिए खामोश हो गई। सास ने बात संभाली और कहने लगी कि बेटा, गुस्सा मत करो, घर की बात है। उमंग ने कहा, घर की तरह सुलूक करो, अस्पताल की मरीज नहीं है, लेकिन श्रेया, उसे सुकून की जरूरत है। मेरे पति का व्यवहार मुझे बदलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे उन्होंने पहली बार मेरी तकलीफ देखी हो। एक दिन फ्रूट्स के साथ वो घर आए और कहने लगे कि ये कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए, रोज कुछ न कुछ अपनी सेहत के लिए खाना जरूर। मैंने कहा, आपको याद रहा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब भूलने का वक्त नहीं। मैंने अंदर ही अंदर एक नन्हा सा चिराग जलता हुआ महसूस किया था। बरसों के बाद लग रहा था कि शायद मेरा घर सच में बसने जा रहा है। मैंने रात को प्रार्थना की और ऊपर वाले से कहा कि ये जो उम्मीद का दिया आपने जलाया है, उसे बुझने मत देना। और दिल में पहली बार एहसास हुआ कि शायद मेरी प्रार्थना अब सुन ली गई है। उमंग का व्यवहार उन दिनों बदल चुका था। उनकी आंखों में जो बेरुखी हुआ करती थी, अभी भी वहां कुछ और था। ऑफिस से घर आकर पूछते थे कि तुमने दोपहर को क्या खाया, दवाई ली या भूल गई हो, और फिर खुद दवाई लाकर रख देते थे। उनके इस छोटे से बदले हुए सुलूक ने मेरी खामोश दुनिया में थोड़ी सी रोशनी डाल दी थी, मगर वो रोशनी शायद इस घर के बाकी लोगों को एक आंख नहीं भाई थी। जब उमंग ने सबको बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कमरे में जैसे कोई सन्नाटा सा छा गया था। काजल ने सिर्फ ओहो अच्छा कहा था और सविता ने बात को नजरअंदाज करके बच्चों की लड़ाई की तरफ ध्यान दिया
और मेरी सास ने छत की तरफ देखते हुए कहा कि वक्त ही ऐसा है, आजकल तो हर छोटा काम भी बीमारी बन जाता है। मैंने खामोशी से सबके चेहरे देख लिए थे, कहीं कोई खुशी का इजहार नहीं था, कोई आशीर्वाद नहीं था, कोई नरमी नहीं थी। मैं कमरे में आकर बैठ गई थी, दिल में खालीपन का एहसास लिए। मेरे पति ने अगले दिन कहा कि अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है, प्रगति और मम्मी है ना, सब कुछ देख लेंगे, बस तुम आराम करो और बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने सर हिला दिया था, मगर ये बात जैसे सबको नागवार गुजरी थी। प्रगति ने अगली सुबह नाश्ते के दौरान कहा कि भाभी को बस आराम करना है, हम सब तो नौकर हो गए हैं। तभी काजल ने भी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा था कि काश हम भी ऐसे ही वक्त में माँ बनते तो हमें भी राजकुमारी के जैसा आराम मिलता। सास ने चाय का कप रखते हुए कहा कि तब की लड़कियां मजबूत थीं, आजकल की तो जरा सी बात पर बिस्तर पकड़ लेती हैं। मैंने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा था, बस पानी पिया और किचन की तरफ चली गई थी। प्रगति वहां आ गई और कहने लगी कि क्या करने जा रही हो। मैंने कहा बस बर्तन धो लूंगी, काम बिखरा पड़ा हुआ है। उसने कहा जब सारे काम करने को तुम्हारे पति ने मना किया हुआ है तो फिर क्यों काम को हाथ लगा रही हो। वो बात तो कह रही थी, मगर उसके शब्दों में फिक्र कम और ताना ज्यादा था। मैंने कहा कि बस एक दो काम है, कर लूंगी, हल्की आवाज में कहा था। दोपहर को कपड़े धोने लगी तो उमंग आ गए थे। जैसे ही मुझे काम करते हुए देखा तो फौरन आगे बढ़े, कहने लगे कि तुम्हें मना किया था ना काम करने के लिए, तुम्हें बस आराम करना है। मैं ये सब कह चुका हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा प्रगति के पैर में मोच आ गई है, वो बिस्तर पर है, काम कोई और नहीं कर रहा। मेरे पति का चेहरा साफ हो गया था। उन्होंने कहा कि ये सब बाद में देखेंगे, तुम अभी अंदर जाओ। उस दिन रात को काजल ने जिद की कि मैं उसके पैर दबा दूं। मैं खामोशी से उसके पास बैठ गई थी। जैसे ही हाथ रखा तो वो कहने लगी, जोर से दबाओ, ऐसे नहीं। मैंने धीरे से जोर दिया, उसने कहा कि पूरा जोर लगाकर लगाओ। वो गुस्सा करने लगी थी। मैंने थोड़ा सा और दबाया, मगर तभी अचानक उसने अपना पैर मेरे पेट में दे मारा। मैं एकदम से नीचे बैठ गई थी। दर्द की शिद्दत से मेरी आंखें बंद हो गई थी। काजल गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि तूने क्या सोचा था, बच्चा पैदा करके भैया को अपने काबू में कर लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने दर्द से कर्राते हुए बड़ी मुश्किल से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा क्योंकि मुझे तुम पर कभी यकीन नहीं आया। वो बड़बड़ा रही थी और अगले ही लम्हे में जमीन पर गिर गई थी। सब कुछ धुंधला सा होने लगा था, सिर्फ आवाजें बाकी रह गई थी। कोई बोल रहा था क्या हुआ, कोई दौड़ रहा था। जब मुझे होश आया तो अस्पताल का कमरा था। नर्स ने आंखें खोलते ही कहा कि बहुत अफसोस है, आपका बच्चा नहीं बच सका। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, शायद अंदर सब कुछ सूख चुका था। उमंग सामने खड़े हुए थे, उनकी आंखें लाल हो रही थी और गुस्से से भरपूर थे। कुछ कहे बिना वो बाहर निकल गए। मैं बिस्तर पर पड़ी रह गई थी। दिल में सिर्फ एक ही बात कही थी, मेरी गोद खाली कर दी गई और जो खाली हो जाए वो बहुत कुछ समझ लेता है। मैंने सबके सामने बता दिया था कि काजल ने मेरे साथ क्या किया, मगर वो चिल्लाते हुए कहने लगी, मैंने तो भाभी को अपनी बहन समझा था, लेकिन भाभी तो मुझे कातिल बता रही हैं। उमंग उठकर खड़े हुए और मेरी तरफ देखकर बोलने लगे। उनके शब्दों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, तुम जानती हो मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। तुम्हें मना किया था ना कि आराम कर लो, कोई काम मत करो, फिर क्यों कर रही थी, क्यों खुद को खतरे में डाल रही थी। मैंने धीरे से कहा, क्योंकि इस घर में मुझे कोई आराम नहीं करने देता। उमंग जोर से चिल्लाए और कहने लगे, तुमने जिद में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने कहा, मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुझे बर्बाद किया गया है। उमंग ने गुस्से से कहा कि तुम्हारी जिद, तुम्हारी गलती और अब झूठे इल्जाम, ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तुम्हें छोड़। इतना कहकर उन्होंने अपनी जुबान रोक ली थी और वो कमरे से बाहर निकलने लगे। मैं लपक कर उनके सामने आ गई थी। मैंने कहा, उमंग सिर्फ 5 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ 5 मिनट, भगवान के लिए मेरी बात सुन लो। उमंग ने दांत भींचते हुए कहा, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट ले लो, लेकिन अगर तुम सच साबित नहीं कर सकी तो समझ जाओ कि हमारा रिश्ता आज खत्म हो जाएगा। मैं अंदर कमरे में आ गई थी, दरवाजा बंद किया और ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी, मगर दिल में तूफान खड़ा हुआ था। मैंने कहा, भगवान जी, आपको तो सब पता है ना, मैंने हमेशा सच बोला है, हमेशा आपकी मर्जी को स्वीकार किया है। आज मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है तो फिर इंसाफ आपको ही करना है। प्लीज मेरा इंसाफ कर दो, मुझे हक दिलवा दो। मैंने अब तक चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लिया,
मगर आज मेरी प्रार्थना सुन लो। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे थे, हाथ कांपते रहे और दिल सिर्फ इतना चाहता था कि ऊपर वाला खुद ही फैसला करेगा मेरी सच्चाई का। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर सन्नाटा था। काजल कमरे में नहीं थी, उमंग बाहर टहल रहे थे। उसी लम्हे फोन की घंटी बजी। काजल का पति था, जिसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि मुझे भी सुनाई दे रही थी। उसने कहा, उमंग, तुम्हारी बहन ने मेरी माँ की सेवा कभी नहीं की। आज मैं बाहर से वापस आया हूँ। माँ को अकेला बीमार और काजल को तुम्हारे घर में बैठा हुआ पाया। मैंने तुम्हारी बहन को डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए हैं। बच्चे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हारी बहन ने एक माँ, एक पत्नी और एक बहू होने का फर्ज कभी पूरा नहीं किया। उमंग के चेहरे का रंग उड़ गया था। फोन बंद होते ही काजल रोते हुए अंदर आई। कपड़े बिखरे हुए थे, चेहरे पर मेकअप की लकीर तक नहीं बची थी। उसने कहा, भैया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, बच्चों को भी अपने साथ ले गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उमंग खामोश खड़ा रहा। काजल ने आगे बढ़कर मेरे कदमों में बैठते हुए कहा कि श्रेया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बच्चे को छीना। आज मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। ऊपर वाले ने मेरे किए की सजा मुझे दुनिया में ही दे दी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मेरा पति तो जैसे पत्थर का हो गया था। वो बस अपनी बहन को देखता रहा, फिर मेरी तरफ पलटा, नजर झुकाए और बिना कुछ कहे बैठ गया। और मेरे इन 5 मिनट ने, जिनमें सिर्फ सच और प्रार्थना थी, सब कुछ बदलकर रख दिया था। आंगन में खामोशी गहरी हो चुकी थी। उमंग सोफे के कोने पर गुमसुम से बैठे हुए थे और काजल जमीन पर बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार रोना सिर्फ दुख का नहीं था, पछतावे का भी था। कुछ लम्हे पहले वही जुबान जो मुझे झूठा साबित कर रही थी, अब अपनी हकीकत के बोझ तले दबी जा रही थी। उसने कहा, भैया, मैंने सच में बहुत गलत किया। मैं मानती हूँ। अफसोस था, शर्मिंदगी थी। मेरे पति ने धीरे से कहा कि तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाया है, और अब जब तुम्हारा सब कुछ छिन गया तो तुम्हें सच याद आ रहा है। काजल हाथ जोड़ने लगी थी। उसने कहा, भैया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अंजाम ऐसा होगा। बस एक जिद थी, एक गुस्सा था। मेरी सास सविता और प्रगति भी वहां पर मौजूद थी। उन दोनों को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरा पति उठा और कमरे में टहलते हुए उसने दीवार पर लगे फैमिली फोटो को देखा। वहां काजल बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी और मैं एक तरफ खड़ी हुई थी, बस फोटो पूरी कर रही थी। उमंग ने कहा, तुमने अपने पति को, अपनी सास की सेवा को और अपने बच्चे को सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इस जिद में कि मैं अपनी पत्नी पर भरोसा न करूं। मेरे पति के शब्द थके हुए थे। काजल ने कहा, बच्चा, वो तुम दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ा देता, और ऐसा ना तो मैं चाहती थी, ना माँ चाहती थी, और ना ही बाकी बहनें चाहती थी। हम सब नहीं चाहते थे कि तुम दोनों पति पत्नी के बीच मोहब्बत कायम रहे, और हम में से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने गलती की है भैया। मेरे पति ने उसकी बात काट दी और कहा, ये गलती नहीं थी, ये तो बहुत बड़ा जुर्म था। मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। सविता दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। शायद वो भी अभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। मेरी सास अंदर से निकली, लेकिन वो भी बेचैन थी। उनके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। मेरे पति ने मेरी तरफ पलटकर देखा। मैं कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हुई थी, सब कुछ सुन रही थी। मेरी नजरें मेरे पति के चेहरे पर थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। सच्चाई साबित होने की तसल्ली थी, मगर वो जख्म अभी हरे थे, जिनकी दवाई वक्त ही दे सकता था। श्रेया, मेरे पति ने पहली बार मेरा नाम ऐसे पुकारा था जैसे वो खुद अपने आप को माफ करना चाहते हों। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मैंने सर झुका लिया था। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती उमंग। मैंने सब कुछ अपने भगवान के हवाले कर दिया था। उसने इंसाफ कर दिया। उमंग ने धीरे से कहा कि काजल को मैं इस घर में अब नहीं रख सकता। काजल ने जब ये सुना तो एकदम से मेरे पति के कदमों में बैठ गई थी। उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास अब कोई जगह नहीं बची। उमंग ने उसे हाथ से दूर किया और कहा, तुमने मेरे लिए भी ऐसा ही चाहा था ना, कि मैं भी अकेला रह जाऊं अपनी संतान के बिना। आज खुद महसूस करो इस अकेलेपन को। सविता ने आगे बढ़कर काजल को सहारा दिया, लेकिन उसकी आंखों में भी साफ डर नजर आ रहा था। सच की रोशनी अब उस पर भी पड़ने वाली थी। मेरे पति ने दरवाजा खोला और कहा कि काजल, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ और वो सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर थी, अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। मेरी सास ने बीच बचाव की कोशिश की और कहा कि बेटा, ये तुम्हारी बहन है,
घर से निकाल दोगे इसे? उमंग ने कहा, जिस दिन ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर चुकी है, उस दिन से मेरा रिश्ता इसके साथ खत्म हो चुका। काजल उठने लगी तो मैं आगे बढ़ी। दिल में सख्ती थी, लेकिन इंसानियत मरी नहीं थी। मैंने उमंग से कहा, इस बार इसे माफ कर दो, सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारी बहन है, लेकिन इसके रहने का इंतजाम किसी और जगह कर लो। यहाँ इसका रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उमंग ने मेरी तरफ देखा, जैसे हैरान हो कि मैं ये बात कह रही हूँ। मैंने उसे माफ़ी दे दी थी, लेकिन भरोसा दोबारा नहीं बनेगा। उमंग ने सर हिला दिया था और कहने लगा कि तुम्हारी बात मेरे लिए हुक्म है। काजल को दूसरे दिन खामोशी से रवाना कर दिया गया था। वो अपने भाई के घर से खाली हाथ निकली थी और उसकी आंखों में वही सवाल था जो कभी मेरी आंखों में रहा करता था, मैं कहाँ जाऊंगी? उमंग कई घंटे तक खामोश रहे। उस शाम जब वो मेरे पास आए तो उनके हाथ में मेरे लिए फ्रूट्स और जूस था। उन्होंने मेरे करीब बैठकर कहा कि जो सब्र करता है उसे हमेशा सब्र का फल मिलता है। शायद तुम वही औरत हो श्रेया, जिसने मेरे अंधे यकीन को आंखें दी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सब्र जरूर मेरा था, जिसका सिला मुझे आज मिला था। इंसाफ का लम्हा आ गया था और अब शायद जख्मों के बाद मरहम का वक्त शुरू हो चुका था। घर के माहौल में खामोशी थी। प्रगति भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। कुछ दिन इसी तरह से गहरे हो गए थे। काजल की विदाई के बाद जैसे सबको समझ नहीं आ रहा था कि रोज की चिकचिक और बातें और तानों के बिना वक्त कैसे गुजारा जाए। उमंग अब अक्सर कमरे में देर तक बैठे रहते थे, खामोश सोचों में डूबे रहते थे। एक रात वो मेरे सामने आकर बैठे रहे, काफी देर तक, और कमरे में सिर्फ घड़ी की सुई चलती रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि श्रेया, जो कुछ हुआ, जो मैंने तुम्हारे साथ किया और जो मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ किया, वो सब मैं रोज याद करता हूँ। मैंने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो बात कर रहे थे, मगर उनकी आंखें बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मेरे व्यवहार ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, बल्कि अकेला कर दिया है। लेकिन उस समय मेरे सामने जो तस्वीर बनती थी, मेरी माँ और बहनों की कहानियों से बनी हुई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ श्रेया। मैंने कहा, उमंग, माफ़ करना आसान होता है, लेकिन भूल जाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं खुद को बोझ में नहीं रखना चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी नहीं रहती। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या हम दोबारा नए तरीके से शुरू नहीं कर सकते? मैंने गहरी सांस ली और कहा, एक शर्त पर, हम अलग घर में रहेंगे। मैं तुम्हारी माँ और बहनों के साथ नहीं रहना चाहती। मैं दोबारा उस दायरे में वापस नहीं जाना चाहती। मेरे पति खामोश हो गए थे, फिर धीरे से सर हिलाया और कहने लगे कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। उन्होंने अगले दिन शहर के दूसरे इलाके में एक छोटा सा किराए का फ्लैट ले लिया था। सिंपल, साफ और अच्छा था। नई जगह पर जाते हुए मेरे दिल में डर भी था और सुकून भी था। मेरी सास ने सख्ती से कहा कि पत्नी की मर्जी पर नाचना शुरू कर दिया है तुमने उमंग। उमंग ने सिर्फ इतना कहा, माँ, सुकून की जगह बस ये है, हमें कुछ वक्त चाहिए। नए घर में उमंग ने सब कुछ खुद संभाला था। सारी ज़रूरत का सामान, मेरे आराम का पूरा ख्याल रखने के बाद बर्तन तक धो दिया करते थे। कहते थे कि आज तुम बैठो, तुमने बहुत दिन बर्दाश्त किया है। कुछ हफ्ते बाद एक दिन जब मैंने खुद को फिर से कमज़ोर महसूस किया, तो दिल में एक ख्याल आया, डॉक्टर के पास जाने का। जब डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि आप दोबारा से माँ बनने वाली हैं, तो मैंने अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार हैरानी से ज्यादा तसल्ली थी। गाड़ी में वापसी पर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहा कि इस बार कुछ अलग होगा श्रेया, मैं वादा करता हूँ। उमंग ने मेरे लिए सब कुछ आसान बनाने की कोशिश की थी। वो सुबह मेरे साथ नाश्ता करने से पहले खुद जागकर नाश्ता तैयार करके रख दिया करते थे। हर हफ्ते डॉक्टर के पास चेकअप के लिए मेरे साथ जाते थे, और यहाँ तक कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही होती तो कमरे में मुझे लिटाकर मेरा सर सहलाया करते थे। एक दिन मैंने कहा, उमंग, क्या सच में आप बदल गए हो या फिर ये वक्त का एहसास है? उन्होंने सीरियस होकर कहा कि मैंने तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी अहमियत समझी है श्रेया। अब मैं खुद को नहीं बदल रहा, सिर्फ असल हो रहा हूँ। महीने गुजरते गए, मेरी तबीयत संभलती गई। मैंने सिलाई सीखना शुरू की थी, थोड़े से ऑनलाइन कोर्स किए। उमंग ने कहा, तुम चाहो तो घर बैठकर कुछ कर सकती हो, तुम में कॉन्फिडेंस है, बस तुम्हें किसी ने मौका नहीं दिया। अब हर शाम हम साथ चाय पीते थे, आने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े देखते थे, और मैं सोचती थी कि वक्त बदलने में कभी कभी कितनी देर लग जाती है, लेकिन जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। उमंग एक दिन पुरानी डायरी लेकर आए, जिसमें उन्होंने पहली बार मेरी फोटो चिपकाई हुई थी, और कहने लगे कि ये देखो, जिस दिन तुम मेरी पत्नी बनी थी,
कि अगर ये लड़की मेरे नसीब का चिराग बने। मैंने कहा चिराग तो जल गया था। उमंग ने बस आंखें बंद कर ली थी। उन्होंने कहा कि अब आंखें भी खुली हैं और दिल भी और दरवाजे भी सिर्फ तुम्हारे लिए। बच्चे के जन्म का समय करीब आ रहा था। मेरे पति ने खुद ही सारी शॉपिंग की थी। रात के समय जब मुझे दर्द शुरू हुआ तो वो मुझे खुद अस्पताल लेकर गए थे। कुछ घंटों के बाद नर्स ने मुझे बधाई दी कि बधाई हो, आपने बेटे को जन्म दिया है। मेरे पति को भी ये खबर दे दी गई थी। वो बहुत ही खुश हुए थे। मैंने उस दिन अपने पति के चेहरे पर सुकून देखा था। जब वो बच्चे को गोद में लेकर मेरे करीब आए तो कहने लगे, ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। पुरानी बातें सब भूल जानी है और सिर्फ आगे देखना है। मैंने बच्चे को देखा और फिर अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा, ये वो घर है जो टूट चुका था। ये वो रिश्ता है जो डगमगा गया था। मेरे पति ने कहा कि अब हम दोनों एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हम दोनों अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियों पर मुस्कुराते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे पति मुझे मेरे मायके भी लेकर जाते हैं। मेरा बेटा 1 साल का हो गया तो मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया था। मेरे पति दोनों बच्चों से बराबर का प्यार किया करते थे। ऐसा लगता था जैसे वक्त ने सच में मुझ पर मेहरबानी कर दी हो। मेरे पति ऑफिस से आते हुए अक्सर बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आया करते थे। अब तो उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी बहुत पसंद आता है और अब वो हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते, कभी मुझ पर चिल्लाते नहीं, बल्कि हमेशा मेरी इज्जत करते हैं। दिन भर मैं बच्चों के साथ खेलती, शाम को अपने पति की सेवा करती और रात को बच्चों को सुलाकर थोड़ी बहुत सिलाई कर लिया करती थी। एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तो उनकी माँ खड़ी हुई थी, जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, आंखों में वीरानी छाई हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं अपने पोता पोती के लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरे पति अभी भी अपनी माँ और बहनों से नाराज थे। उन्होंने अपनी माँ को घर के अंदर आने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए अपने बच्चों को। मेरे पति ने धीरे से कहा कि इन बच्चों की जिंदगी में जहर घोलने वालों का इन पर कोई हक नहीं है। मेरी सास ने गहरी सांस ली और कहने लगी, बेटा, मैं मानती हूँ कि गलती हो गई है, लेकिन अब दिल में सिर्फ पोता पोती के दीदार की चाहत रह गई है। काफी समय से यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, मगर अपनी गलती याद आ जाती थी और खामोश हो जाती थी। तुम हमें पैसे भेजते हो, हमें कोई कमी नहीं रहती। हमारी जिंदगी सुकून से गुजर रही है, लेकिन तुम्हारा भी हमारी जिंदगी में शामिल होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना लगता है। अपने बच्चों को लेकर घर चलो। देखो ना, तुम्हारे घर में कितनी रौनक है और हमारा घर वीरान पड़ा हुआ है। प्रगति से नाराज होकर भी तुमने प्रगति के भाई होने की जिम्मेदारी निभाई, उसकी शादी कर दी और उसकी शादी में शामिल भी नहीं हुए। तुम अलग घर में रहते हो, तीनों बेटियां भी अलग हो गईं। मेरा घर में मन नहीं लगता। मेरा तुम लोगों के पास आने का बहुत मन करता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं किचन में खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी। मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे बच्चों के साथ कुछ देर खेलकर मेरी सास वहां से चली गई थी। रात को मेरे पति खामोश बैठे हुए थे। मैंने कहा कि तुमने अपनी माँ को वापस भेज दिया? उन्होंने कहा कि हाँ। पता नहीं क्यों मेरा मन भर आया था, लेकिन फिर वो लम्हा याद आया जब तुम जमीन पर गिर गई थी और कोई आगे नहीं बढ़ा था। मैंने कहा, दिल अगर घबराए तो यही काफी है, शायद किसी से शुरुआत हो सकती है। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए शायद ऊपर वाले ने तुम्हें दूसरा मौका दिया, लेकिन मैं वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता। कुछ दिन के बाद सविता का फोन आया। उमंग ने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने कहा, उठा लो, शायद दिल हल्का करना चाहती हो। मेरे पति ने कहा कि इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दोपहर को जब बच्चे सो रहे थे, मैंने प्रार्थना की और सिर्फ इतना कहा कि जिन्होंने मुझे तकलीफ दी उनके दिल बदल जाएं। मैंने जो खोया उसका हिसाब वक्त ने ले लिया है, लेकिन जो मिला वो सुकून था और सुकून में बदले की कोई गुंजाइश नहीं होती। कुछ दिन के बाद मेरी सास दोबारा आई। मेरे पति ऑफिस गए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि श्रेया बहू, प्लीज घर चलो और बच्चों को भी साथ ले चलो। घर बहुत वीरान हो गया है। मैं अकेले घर में मर जाऊंगी। इस बार वो अपने साथ प्रगति को भी लेकर आई थी। वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी कि भाभी, मुझे माफ कर दो। भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। भाभी, मैं जिस घर में शादी करके गई हूँ वहाँ मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होता है जैसा हम आपके साथ किया करते थे। मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल गई है। मेरे पति शाम को आए तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। वो खामोश रहे, फिर कहने लगे
कि अभी भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन शायद एक दिन तुम जैसा बन जाऊंगा। मेरी सच्चाई जीत चुकी थी और अब मेरे बच्चे मेरे बाजू में थे। मैं समझ गई थी कि सब्र बर्बाद नहीं जाता, वक्त एक दिन जरूर इंसाफ करता है। जो औरत खामोशी से सब सह जाए, उसकी प्रार्थना आसमान हिला सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।